Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप पूरी तरीके से चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अंदर लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स आप देख सकते हैं, ये इस चैप्टर का नाम है जिसे आप हिंदी में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का वर्ल्ड लेवल वाली बुक का ये चैप्टर है। तो भाई क्योंकि पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन है तो उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अंदर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर थे और आपको पता भी नहीं थे। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनका रीज़न भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, बुरी लगती है तो डिसलाइक करिए, लेकिन अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड क्या कहते हैं ये चैप्टर है, इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि सबसे पहला अर्थ समिट क्यों हुआ था और ये कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि हमारी धरती पे टेम्परेचर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना जो है दैट मीन्स जैसे आप वन्य जीव और प्राणी बोलते हैं, प्राणी जगत बोलते हैं, वहाँ पे उन लोगों को नुकसान हो रहा था। इसलिए बहुत सारे नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि अर्थ समिट एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1994 में, जून 1992 में, जुलाई 1992 में या अगस्त 1992 के अंदर। तो इसका सही आंसर जून 1992 है। तो आप देखेंगे रियो डी जनेरियो के अंदर ब्राज़ील में ये एक सम्मेलन हुआ था और आप देखेंगे रियो डी जनेरियो कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है, इसको दूसरे नाम से अर्थ समिट भी बुलाया जाता है। ये 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक चला था रियो डी जनेरियो शहर में, जिसे स्टेट ऑफ रियो डी जनेरियो बोलते हैं। ब्राज़ील के अंदर ये स्टेट है, बहुत सारे देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था इन्वायरमेंट और जो इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, इन्वायरमेंट अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस करनी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे है मल्टीनेशनल कंपनी जो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन से बिलोंग करती है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में आप WMC बोलते हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो WMCA यानी कि वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन से बिलोंग करती है और इनका मेन काम क्या होता है? तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन का से बिलोंग करती है। इसका आंसर जो है वो 3rd है। इनका मेन मकसद होता है माइनिंग करना ग्लोबली लेवल पे, मल्टीनेशनल लेवल पे इनका मेन मकसद होता है माइनिंग करना। माइनिंग मतलब खुदाई करना, खदानों की खुदाई करना। उसके अंदर से ये लोग निकल, कॉपर, यूरेनियम और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों को निकालने में देश की मदद करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। WWF का पूरा नाम क्या है? अब WWF का मतलब ये वो रेसलिंग वाला मैच नहीं हो गया। WWF भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है। दैट इज़ है मैंने WWF वाला जो है वो आपसे फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि WWF की फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। तो आपको बताना है कि इसके अंदर से कौन सा है। तो देखो ये तो क्लियर है कि 4th इसका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि WWW करके आ गया है ना। लेकिन आप देखेंगे कि WWF का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन फंड, जैसे आप विश्व वन्य जीव कोष बोलते हैं। ये इसीलिए बनाया गया था कि पूरी तरीके से स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर इसलिए बनाया गया था कि ये एक तरीके की इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1961 के अंदर इसको बनाया गया था, जिसका मेन मकसद ये होता है कि जो पूरी तरीके से बहुत बड़े लेवल पे जो जानवरों की कमी होती जा रही है उनको सेव करने के लिए फंड को इकट्ठा किया जाए। तो इसीलिए वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका नाम रखा गया, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में WWF के नाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के मोरगस शहर के अंदर अभी भी इसका क्या कहते हैं फाउंडिंग हुआ था, और 29 अप्रैल 1961 के अंदर। हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड के अंदर अभी भी है, ठीक है ना। फाउंडर आप देख सकते हैं इन लोगों के द्वारा फाउंड किए गए थे, और इनका मेन पर्पस है इन्वायरमेंटलिज्म और नेचुरल मेंटेनेंस और इकोलॉजी। दैट मीन्स इन्वायरमेंट को ठीक करना, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसका मेंटेनेंस रखना, उससे रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ जो कम होते जा रहे हैं उनको बचाना, इकोलॉजिकल सिस्टम को ठीक करना। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि क्या WWF के अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन है भी या नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो गवर्नमेंट है वो इंडिजिनस पीपल को, यानी कि इंडिजिनस मतलब मूल बाशिंदे, जैसे आप स्वदेशी लोग बोलते हैं, तो भारतीय लोग इंडिजिनस पीपल किनको कहते हैं? जैसे अपने भारत के अंदर आदिवासी लोग हैं, क्या वो इंडिजिनस पीपल हैं? तो उनके हिसाब से बताया हुआ है कि इंडिजिनस पीपल को उन्होंने किसको बोला है। क्या वो आउट क्लास पीपल को बोलते हैं इंडिजिनस पीपल, या प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, रिफ्यूजीज पीपल को, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को? तो आप देखेंगे इंडिजिनस पीपल और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों को बोलते हैं, इसलिए उन्हें ST कैटेगरी में रखा जाता है। और क्योंकि ये इंडिजिनियस है, टेक्नोलॉजी या समाज से रूबरू नहीं हुए हैं, इसलिए आप देखेंगे कि SC, ST और OBC के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। तो इस तरीके से ST से ये बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का 4th ही जो पॉइंट है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वाणिज्य वन्य जीव कोष, अगर इनका सिंबल देखें, इनका प्रतीक देखें, तो किस जानवर से इनका प्रतीक है? तो भाई अभी आपने देखा पांडा, पांडा इनका जो है सिंबल है, पांडा से इन लोगों ने अपने आप को सिंबल बना रखा है, ठीक है। ये इनका सिंबल इस्तेमाल करते हैं WWF वाले। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे बोलते हैं ब्रुंडल लैंड रिपोर्ट। ब्रुंडल लैंड रिपोर्ट ये 1978 के अंदर पेश की गई थी। ब्रुंडल लैंड रिपोर्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आप देखते हैं, इसको बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रुंडल लैंड रिपोर्ट का मेन मकसद यही होता है कि ये क्रिएट करा गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1983 के अंदर, बताने के लिए, रिफ्लेक्ट अबाउट द वे, ये दिखाने के लिए, टू सेव द human environment and natural resource and prevent deterioration of the economic and social development। ब्रेंटन वुड रिपोर्ट का मेन मकसद यही था, जिसको दूसरे नाम से आवर कॉमन फ्यूचर भी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकंड है। इसका मेन मकसद है कि ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोड्यूस करना जिससे ह्यूमन एनवायरनमेंट ठीक रहे और नेचुरल रिसोर्स है जो वो भी ठीक रहे, उसका नुकसान ना हो। इसकी रिपोर्ट 1987 में आई थी, जिसको दूसरे नाम से आवर कॉमन फ्यूचर भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसे आप UNFCCC के नाम से जानते हैं, UNFCCC। तो इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पेपर में पिछले लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका मेन मकसद है फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप देख सकते हैं ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड को बातें करते हों। इसकी फॉर्मेशन 1995 में पेरिस एग्रीमेंट के तहत की गई थी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है? फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर साइन कब किया था? तो मतलब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ बहुत पहले था, लेकिन समय समय पे क्योटो प्रोटोकॉल होता रहा और बाद में फिर इस पर साइन किया गया फाइनली। तो साइन करने के लिए अगस्त 2002 के अंदर भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर साइन करा। क्योटो प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं टोक्यो जापान के अंदर, क्योटो एक जगह है, वहाँ पे क्या कहते हैं इसको 11 दिसंबर 1997 के दिन साइन किया गया था। इसे इफेक्ट में 16 फरवरी 2005 में लाया गया था, जिसमें से भारत भी एक था।
और भारत जैसे देश ने 55 देशों ने इस कन्वेंशन के ऊपर साइन किया था, बहुत अच्छी तरीके से समझा था, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने अपने वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखिए, वर्ल्ड काउंसिल होती है जो इंडिजिनस पीपल के राइट्स के बारे में लड़ती है। वो बताती है कि इंडिजिनस पीपल अगर किसी भी कंट्री के अंदर अभी भी रह रहे हैं, इंडिजिनस पीपल मतलब वहीं के मेन बाशिंदे अगर भारत में रह रहे हैं और उनके अधिकारों की रक्षा अगर करनी है, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल ये लोग करते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था वो आपको बताना है। 1974 में इसका गठन हुआ था। इनका मेन मकसद ये होता है कि एब्रो ओरिजिन दैट मीन्स इंडिजिनस पीपल के राइट्स को वर्ल्ड वाइडली स्केल पे पूरी तरीके से मनवाना। कनाडा के अंदर एट प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका फॉर्मेशन 1974 में था, लेकिन 1996 के अंदर ये ख़त्म हो गया था, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। उसके बाद इंडिजिनस पीपल के राइट्स के लड़ने के लिए दूसरी और एक संस्था बनाई गई। उस संस्था को वर्ल्ड लेवल पे क्या बोला जाता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आंसर जो है 4th है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन लैंड, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है इस ऑप्शन के अंदर जिसमें आप ये बता सकते हैं कि जैव विविधता का नुकसान का ये कारण नहीं है। यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, ख़राब होती है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव विविधता मतलब जैव मतलब जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो हमारे ज़मीन पे रहते हैं, अगर वो नुकसान में है, दिक्कत में है, तो उनके क्या कारण नहीं है इनमें से। देखो, वनों की कटाई होगी तो जैव विविधता नुकसान में जाएंगे, शहर बनाए जाएंगे तो सिंपल सी बात है नुकसान में जाएंगे। लेकिन अगर हम वनीकरण करेंगे यानी कि अफॉरेस्टेशन करेंगे, अगर हम वनों को बनाएंगे और अच्छा, और तो उसमें जैव विविधता और फलेगी फूलेगी। और इसने अपोजिशन क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है किस वजह से नुकसान में नहीं जाती। तो अफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता नुकसान में नहीं जाती, लॉस नहीं होता उनका। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। विच इज़ नॉट द एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में पर्यावरणीय चिंता कौन सी इसमें से नहीं है। पर्यावरण में ऐसी कौन सी चिंता है जो इसमें नहीं है, वो यही है कि भाई जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता चला जाएगा अनाज का, वो चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, प्रदूषण फैलेगा, चिंता वाली बात है। ज़मीन अपनी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी खो देगा, वो चिंता वाली बात है। जो ग्रास लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होते चले जाएंगे, तो चिंता वाली बात है। लेकिन ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो वो अच्छी बात है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 3rd है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एक 1972 के अंदर एक पुस्तक बनाई गई थी जिसका मतलब था लिमिट टू ग्रोथ। 1972 के अंदर इस मतलब पुस्तक है जो उसे पब्लिश करा गया था। तो इसमें बताना है आपको कि किस क्लब ने इसे पब्लिश किया था। तो इसका है द क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ने इसको पब्लिश किया था जिसका मेन मकसद था लिमिट टू ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ करना जो आने वाले जनरेशन के लिए भी यूज़फुल हो सके। इसका लोकेशन आप भी देख सकते हो, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, द क्लब ऑफ रोम, और इन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 2nd है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, लेकिन कितने देशों ने इसके अंदर भाग लिया था वो आपको समझना है। तो आप देख सकते हैं 170 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो ये बहुत इनक्रेडिबल था। तो धरती पर टोटल 195 देश हैं, लेकिन 170 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट लिया, इसलिए इसका आंसर 170 है। आप इनके ऊपर फोकस मत करिएगा, ये गलती से इसके अंदर आ गए हैं। तो आप देश देख सकते हैं, 170 देशों ने इसके अंदर 1992 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। मैंने अभी आपसे पूछा था कि क्या अर्थ समिट के अंदर भारत गया था। तो अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें आपकी राय क्या
क्या है, भारत गया था नहीं गया था, क्यों नहीं गया था, वो रीज़न आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। UNEP इसका पूरा नाम क्या है? तो UNEP का मतलब यूनाइटेड नेशन, UN का मतलब तो होता है E से इन्वायरमेंट है और P से प्रोग्राम है। यानी कि ये एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वो लोगों को यानी कि कंट्री को सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, बिना किसी अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको एट प्रेजेंट टाइम पे गवाए बिना। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 4th है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एनर्जी कन्वेंशन एक्ट पास हुआ था जिसमें एनर्जी को संरक्षित करने की ज़रूरत होती थी हर किसी कंट्री को। उसको पास किया गया था 2001 के अंदर, लेकिन वो इफ़ेक्ट में आया था 2002 1 मार्च में। पास किया गया था 29 सितंबर 2001 में। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताया हुआ है अभी, और उसके बाद हमारे भारत के अंदर इफेक्ट में 2002 में आया था। तो अभी इसने पूछा है बस कि बना कब था, इसलिए हमने 2001 डाला है। क्वेश्चन नंबर 16 दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जेशन एक्ट, दैट मीन्स विद्युत जो बिजली है उसका कंजर्व करना है, हमें बचाना है। तो 2003 में ये बना था, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, आप देख सकते हो 2003 के अंदर अगर बना है तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसको रेटिफाइड कब किया गया था, इसकी पुष्टि कब करी गई थी भारत के द्वारा। हालांकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका था लेकिन भारत ने बाद में किया था। तो वो कब किया था, तो 2 अक्टूबर 2016 में किया था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पहले भी हुआ था लेकिन 2016 के अंदर ये भारत के द्वारा इसकी पुष्टि करी गई थी, इसको समझा गया था और बाद में इसको इफ़ेक्ट में 4 नवंबर 2016 में लाया गया था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 की बात कर लेते हैं। MNC इसका पूरा नाम क्या है, तो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि जैसे आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, इसका ये पूरा नाम है। इसका मेन मकसद ये होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक ही समय पे क्या कहते हैं, राज करना या अपना काम करना। आपको पता होगा, जैसे मान लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो है, क्या नाम है, मैकडॉनल्ड है। ठीक है ना, आपने मैकडॉनल्ड सुना होगा, वो ब्रिटेन में भी है और वो भी इंडिया के अंदर भी है। तो एक समय में दोनों जगह चल रही है ना वो, तो इसीलिए वो भी क्या हो गई, वो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन की। इसे बोलते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी, यानी कि अंटार्कटिक संधि साइन कब करी गई थी, तो 1959 में साइन करी गई थी अंटार्कटिक संधि। 1 दिसंबर 1959 में साइन किया गया था। पूरी तरीके से इसका मेन मकसद यही था कि अंटार्कटिक ट्रीटी में जो अंटार्कटिक प्लेस है, जो कॉन्टिनेंट है, उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो 1 दिसंबर 1959 में से साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं कि अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल अगर साइन हुआ था तो कब हुआ था, वो 1991 के अंदर हुआ था। इसका मेन मकसद यही था कि अंटार्कटिक जो है वो एक ऐसा जगह है, एक नेचुरल रिजर्वर उसे बनाना पड़ेगा जिसमें किसी भी कंट्री को किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने से मनाही है। जैसे वो माइनिंग नहीं कर सकते, उधर कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसी जगह जो है अगर हमने खो दी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारा जो एनवायरमेंटल सिस्टम है ना वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। इसलिए अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें इस तरीके के जो जीव जंतु है, नेचुरल रिसोर्स है, वो कंटिन्यू हमेशा के हमेशा रहेंगे। अगर हम इस धरोहर को ख़त्म कर देंगे तो हम नेचुरल एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से अपनी धरती से विलुप्त कर देंगे। सो दिस इज़ अबाउट द 20 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक करके अपना रिस्पॉन्स दीजिए। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।